सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपन लोग वेक्टर टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे पिछले 2-3-4 दिन से। शादियों में व्यस्तता के कारण अपनी वेक्टर वाली क्लास थोड़ी सी डिले चली। अब इसको कैरी ऑन करते हैं। वेक्टर में अपन लोग आज पढ़ेंगे दो सदिशों के सदिश गुणा के बारे में। जैसा कि मैंने हेडिंग लगा रखा है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणा। पिछली क्लास में अपन ने अदिश गुणा के बारे में पढ़ा था, आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा, रिपीट भी कर लिया होगा और क्वेश्चंस भी निकाले होंगे। वेक्टर जो स्केलर प्रोडक्ट पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो आपने देखे होंगे। तो क्यों ना आज अपन लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं दो वेक्टर्स के। देखिए, दो सदिशों का जो सदिश गुणा है उसमें आउटकम जो आएगा वो एक सदिश राशि आएगी। पिछली क्लास में अपन ने देखा था अदिश गुणा के बारे में, तो वहां हमारे पास दो सदिश हुआ करते थे और अपन उनका डॉट प्रोडक्ट करते थे या स्केलर प्रोडक्ट करते थे, तो वहां पे एक अदिश राशि हमें प्राप्त होती थी, इसलिए हमने उस गुणा को अदिश गुणा नाम दिया था। आज अपन लोग जो हैं दो सदिश लेंगे और उनका ऐसा गुणा ज्ञात करेंगे जिससे हमें वापस से जो है एक सदिश राशि प्राप्त होगी। तो वो जो गुणा है जिसमें आउटकम क्या हो, सदिश राशि हो, वो आपका वेक्टर प्रोडक्ट या फिर आपका जो है क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। माना ये दो सदिश हैं ए और बी, दो सदिश हैं जिनके मध्य का कोण थीटा है। ये हमारे दो सदिश हैं ए और बी जिनके मध्य का कोण थीटा है। और थीटा के बारे में मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि थीटा जो है वो 0 से पाई तक जो है वो दो सदिशों के बीच में हो सकता है। तो ये दो वेक्टर हैं, बना भी सकते हैं अपन लोग इनको। देखो यहाँ पे ये दो सदिश हैं और इनके बीच में ये वाला एंगल है थीटा है। स्टूडेंट, इन सदिशों के सदिश गुणा का जो मापांक है, सदिश गुणा का जो मापांक है वो ए क्रॉस बी का मोड होगा और सदिश गुणा जो होगा वो ए क्रॉस बी होगा। आप एक बात बहुत भली भांति जानते हैं, हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि एक कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। और यहां से हमने देखा था कि वेक्टर जब निकाला जाता है तो कैसे निकलता है, उस वेक्टर का मोड को उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी सदिश को ज्ञात करने के लिए क्या तरीका होता है कि उस सदिश के मापांक को उस सदिश की दिशा में जो एक अंक सदिश है उससे आप गुणा कर दो, तो आपको सदिश प्राप्त हो जाता है। तो ये जो दो सदिशों का जो अपन लोग जो सदिश गुणा है उसके मापांक की अगर अपन बात करें तो ए क्रॉस बी का जो मापांक है, इसका जो मान है वो किससे डिफाइन होगा, ए का मापांक, बी का मापांक और साइन थीटा द्वारा परिभाषित होता है। ठीक है, अपन लोग चाहे तो इस वाले अपने चित्र को थोड़ा सा अपन लोग नीचे बना सकते हैं जिससे अपन लोग कई चीजों को थोड़ा सा आराम से देख सकें नीचे। ये चीज आपको समझ में आएगी कि कोई भी सदिश कैसे निकलता है, उसके मापांक को उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर से गुणा कर दो। आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ, अपन लोग ऐसी बात कर रहे थे। देखो, ये आपके पास दो सदिश हैं, ये आपका ए सदिश है और ये आपका बी सदिश है, और इनके मध्य का ये कोण क्या थीटा है। देखो, मैंने क्या लिखा है कि दो सदिश हैं ओ ए और ओ बी, दो सदिश हैं उनके बीच का कोण थीटा है। थीटा का मान यहां से यहां तक है, तब उन सदिशों के सदिश गुणनफल का मापांक ए क्रॉस बी का मोड जो है वो ए का मोड बी का मोड साइन थीटा के द्वारा डिफाइन होता है।
अगर हम लोग यहां से सदिश लिखना चाहें तो सदिश बराबर होता है सदिश का परिमाण इनटू इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट एक चीज समझाना चाहूंगा, ये जो ए क्रॉस बी जो सदिश है इसकी जो दिशा होती है वो ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत होती है। ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत होती है। जैसे अभी अपन लोग ए और बी का क्रॉस कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा देखना, यहां से देखना, ये ए सदिश है बी सदिश है, तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को दर्शाएगा, ये वाला अंगूठा जो कि ए और बी के तल के लंबवत है। अब इस अंगूठे को यहाँ तो अपन लोग शो नहीं कर सकते, इसमें खड़ा तो अपन लोग यहाँ पे कर नहीं सकते, इसको यहाँ पे इस तरह से, है ना। तो इस दिशा को मैं कैसे दर्शाऊंगा, इधर दर्शाऊंगा ऊपर। इसका मतलब तुम ये समझ लेना कि इस दिशा में कौन है, ए क्रॉस बी सदिश है। अब सदिश आप लोग निकालना चाहते हैं, ये ए क्रॉस बी की दिशा है ये वाली, है ना, और इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर अपन लोग मान लेते हैं कि एन कैप है। ए क्रॉस बी की दिशा में यूनिट वेक्टर एन कैप है। अपन लोग क्या करें, ए क्रॉस बी की दिशा में, माना ए क्रॉस बी की दिशा में मात्रक सदिश एन कैप है। आप लोग एन कैप को ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थात एन कैप जो है वो सदिश ए व बी के तल के लंबवत, सदिश ए व सदिश बी के तल के लंबवत इकाई सदिश है। ऐसा हमने इमेजिन किया है। दोनों ही बातें हैं, ये वाली बात भी ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। ए क्रॉस बी की जो दिशा है उसमें मात्रक सदिश एन कैप है, और ए क्रॉस बी की दिशा मैंने आपको जैसे बताई कि किधर होती है, ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। और उसकी दिशा में मैंने यूनिट वेक्टर तुमको कितना बताया, एन कैप बताया है। अब ए क्रॉस बी का मापांक मैं आपको पहले ही डिफाइन करके बता चुका हूं, इतना होता है ना। तो सदिश बराबर कैसे लिखा जाता है, उसका मापांक इनटू उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर। इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर अपन ने कितना माना है, एन कैप माना है। तो इस तरह से ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आता है वो आ जाता है, इसका मापांक अपन ने डिफाइन किया ए का मोड बी का मोड साइन थीटा से, और इनटू में एन कैप। ऐसा समझ में, आप लोग चाहें तो इस एन कैप को भी निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी की दिशा में यूनिट वेक्टर है तो आप इसका भाग लगा सकते हैं इसमें, सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो अब आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, उन दोनों वेक्टर्स का जो सदिश गुणा है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वो किस तरह से डिफाइन होता है, उसका मापांक जो है वो कितना होता है, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा होता है। सदिश जब निकाला जाता है तो उसके मापांक को उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर से गुणा किया जाता है। हमने ए क्रॉस बी की दिशा जो ए और बी के तल के लंबवत मैंने दिखाई है आप लोगों को ऊपर जाती हुई, उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर अपने एन कैप समझा है। तो सदिश लिखते वक्त सदिश का परिमाण इनटू उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है। तो यहां से अपन ने ए क्रॉस बी की डेफिनेशन यहाँ पे निकाल के बता दिए। बताना चाहूंगा कि ये जो आ जाए, ये जो वेक्टर आएगा, ये जो वैल्यू आएगी वो एक सदिश राशि आएगी, ये एक सदिश राशि आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। इसलिए इस गुणा को क्या कहेंगे, सदिश गुणा के नाम से अपन लोग जानते हैं। अब अपन लोग इस सदिश गुणा के अंदर विभिन्न स्थितियों की बात करते हैं। देखो क्या क्या स्थितियां हैं। साथ ही मैं तुमको एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि जैसे आपने ए और बी का क्रॉस किया, आप लोग बी और ए का क्रॉस करते तो क्या होता। जैसे ए और बी का क्रॉस किया तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ए क्रॉस बी की जो दिशा है वो ए और बी के तल के लंबवत आई। देखो कैसे आई, ये ए है आपका, ये बी है, ए क्रॉस बी की दिशा अंगूठे की तरफ आई इस तरह से। मतलब ये जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज इन दोनों का जब मैंने क्रॉस किया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो कोई ऐसे है ना, तो एन कैप जो है वो उसकी दिशा इधर आएगी इस साइड में। अब अगर मैं मान लो स्टूडेंट मैं बी क्रॉस से करना चाहूं तो बी क्रॉस से, बी क्रॉस से के अंदर देखना मेरे को यूं होना पड़ेगा, और बी क्रॉस से के अंदर देखना आप इसको देखना आप बी क्रॉस से, तो जो अंगूठा है वो पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ, है ना।
अब आगे की तरफ तुमने इकाई सदिश एन कैप मान रखा है, तो जस्ट उसके अपोजिट साइड में जो एकांक सदिश है वो माइनस का एन कैप होता है। ये स्पष्ट बात है, आप लोगों को पता है कि अगर एक दिशा में कोई यूनिट वेक्टर ए कैप है तो उसके जस्ट अपोजिट दिशा में जो है वो यूनिट वेक्टर माइनस ए कैप होता है। तो अगर मैं बी का ए के साथ क्रॉस करना चाहूं तो बी और ए के बीच के कोण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा ही रहेगा, और बी और ए के मापांक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि बी क्रॉस ए का जो मापांक आएगा, बी क्रॉस ए का जो मोड आएगा, ये अगर मैं बी क्रॉस ए का मोड निकालना चाहूं तो बी क्रॉस ए का मोड यहां से ए और बी को अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। बी क्रॉस ए का मोड बराबर बी का मोड ए का मोड साइन थीटा। लेकिन फर्क ये है, मापांक में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब सदिश को लिखा जाएगा बी क्रॉस ए को, तो बी क्रॉस ए की दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो माइनस का एन कैप हो जाएगा। मतलब अब तुम्हारा जो ये जो सदिश है बी क्रॉस ए, उसकी दिशा जो होगी स्टूडेंट वो नीचे की तरफ होगी, इधर होगा बी क्रॉस ए, और इसकी दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा ना, इसकी दिशा में है ना, इसकी दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा माइनस का एन कैप, माइनस का एन कैप। आप लोग इसको मैं कह रहा था यूं समझिए, बी क्रॉस ए बैक साइड में जाएगी, बी क्रॉस ए पीछे की तरफ, हालांकि ए और बी के तल के लंबवत ही होगा, लेकिन दिशा उसकी पीछे की तरफ हो जाएगी। बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी के मापांक सेम है, जैसे मैंने आपको बताया बी और ए को इंटरचेंज कर दीजिए, मापांक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सदिश लिखते वक्त देखो क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं आपको बताऊं। बी क्रॉस ए सदिश बराबर सदिश का मापांक इनटू इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर, इसकी दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो माइनस का एन कैप होगा। समझ में आ गई? अच्छा, यहां से आप लोग क्या कह सकते हैं, देखो इस माइनस के चिन्ह को आप बाहर लगा दीजिए। एक बी क्रॉस ए का मापांक कितना है, ए का मापांक, बी का मापांक साइन थीटा और एन कैप। स्टूडेंट ये क्या है, ये ए क्रॉस बी है आपका, ये देखो आपने अभी भी देखा था। तो बी क्रॉस ए बराबर क्या होता है, एक तरह से माइनस ए क्रॉस बी होता है। बी क्रॉस ए बराबर माइनस का ए क्रॉस बी होता है, या ए क्रॉस बी बराबर अगर मैं कहूं यहां से किसके बराबर, ए क्रॉस बी के बराबर अगर मैं यहां से बोलना चाहूं आपको, तो ए क्रॉस बी के बराबर मैं आपको क्या कहूंगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या कहूंगा, वो माइनस का चिन्ह इधर लगा दीजिए आप। तो यहां से एक बात का तो अपने को अच्छे से मालूम चल गया कि सदिश गुणा में कर्म का फर्क पड़ता है, अर्थात ये कर्म विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कर्म विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। सदिश गुणनफल है, सदिश गुणनफल है, उसमें कर्म विनिमयता लागू नहीं होती। ये आप लोगों ने यहां पे देख लिया। कभी भी आप लोग जैसे कोई दो सदिश हैं, सी क्रॉस डी है उसको माइनस का डी क्रॉस सी लिख सकते हैं, डी क्रॉस सी है उसको माइनस का सी क्रॉस डी लिख सकते हैं। अगर आप इनको बदलेंगे तो आपको माइनस का चिन्ह पीछे लाना पड़ेगा। तो सबसे मूल बात को आपको यहाँ पे ये समझ में आई। दूसरी बात, मात्रक सदिश की बात अगर अपन लोग करते हैं, जैसे एन कैप की अगर अपन लोग बात करते हैं, तो एन कैप जो है वो अगर ए और बी के तल के लंबवत होता है एकांक सदिश, तो अगर ऊपर की दिशा में लिखेंगे तो एन कैप लिखा जाएगा ए क्रॉस बी बटे ए क्रॉस बी का मोड, है ना, ऊपर की दिशा में एन कैप। ऐसे लिखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। और नीचे की दिशा में अगर अपन बात करें, ए और बी के तल के लंबवत मात्रक सदिश की तो बात कर रहे हैं ना, तो मात्रक सदिश की बात करें तो ऊपर की दिशा में ये लिखा जाएगा, नीचे की दिशा में जो है वो इसके माइनस का चिन्ह लगा के लिखा जाएगा एन कैप। तो एक तरह से जो एन कैप होता है ना, ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत जो मात्रक सदिश होता है, उसको लिखने का तरीका ये होता है, ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत जो मात्रक सदिश है वो आप लोगों का इस तरह से लिखा जाता है। ऊपर की साइड के अंदर बात करनी है, ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत ऊपर की दिशा में बात करनी है, तब तो आप प्लस वाला चिन्ह लेके लिख दीजिए। और अगर आपको बैक साइड में ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत मात्रक सदिश की बात करनी है, तो वो फिर माइनस का चिन्ह लगा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो सामने वाला जो मात्रक सदिश आया है उसके माइनस का चिन्ह लगाने से पीछे वाला मात्रक सदिश आपको प्राप्त होगा, जो कि ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत होगा। पीछे वाला भी ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत होगा और आगे वाला भी ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत ही होगा।
लेकिन लिखने के लिए आगे वाले के आप लोग प्लस का चिन्ह लगाइए, तो पीछे वाले के आप लोग माइनस का चिन्ह लगाइए। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत मात्रक सदिश बताइए, तो आप लोग प्लस माइनस लगाइएगा, एक क्रॉस भी लिखिएगा, एक क्रॉस बी का मापांक लिखिएगा। दोनों प्रकार से लिख दिया आपने, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे इंट्रोड्यूस किया मैंने आप लोगों को कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन नहीं होता है, क्रम बदलने से इस प्रकार से परिवर्तन आ जाता है। साथ ही सदिश को लिखने के लिए उसका मापांक इंटू में आपको यूनिट वेक्टर लिखना होता है। साथ ही तुमने ये चीज बहुत भली भांति समझी कि जब अपन लोग दो सदिशों का सदिश गुणा करते हैं तो जो एक नई सदिश राशि प्राप्त होती है उसकी दिशा ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत होती है, और मापांक कितना होता है वो भी हमने आपको बताया, एक का मापांक बी का मापांक साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यह तो होगी इसकी बेसिक जानकारी। ये बेसिक जानकारी ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाली है आगे चल के। देखिए नया अपन लोग ले लेते हैं सदिश गुणनफल के ऊपर अपन लोग अपनी चर्चा को जारी रख रहे थे। आगे देखिए विशेष परिस्थितियां, गुणधर्मों की बात करेंगे। गुणधर्म या विशेष परिस्थितियां। केस नंबर 1, सदिश गुणनफल के अंतर्गत जो विभिन्न स्थितियां बनने वाली हैं उनके ऊपर अपन लोग बात कर रहे हैं। चूंकि हमने ये पढ़ लिया ए क्रॉस बी बराबर ए का मोड बी का मोड साइन थीटा एन कैफ, ये हमने पढ़ लिया। केस नंबर 1 आता है जब दोनों सदिश समांतर हों। दोनों सदिश कौन, ए और बी, समांतर हों। समांतर में जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि समांतर दो टाइप का होता है, एक तो लाइक पैरेलल होता है, समदिश समांतर होता है, एक विपरीत समांतर होता है। तो समदिश समांतर वाली स्थिति ये हमने आपको बताई थी। विपरीत, ये तो समदिश समांतर वाली स्थिति थी, इसमें थीटा कितना था, 0 था। विपरीत समांतर की स्थिति हमने आपको ऐसे बताई थी, इसमें थीटा कितना था, पाई था। तो इस केस में जब सदिश समांतर हैं तो जो चाहे वो लाइक पैरेलल हो चाहे वो अनलाइक पैरेलल हो, एंगल 0 या फिर क्या होगा, तुम्हारा पाई होगा, 0 या पाई थीटा का मान होगा। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आने वाला है वो देखो क्या आने वाला है। जब पैरेलल होते हैं तो ए का मोड बी का मोड, ए का मोड बी का मोड जो भी होगा मापांक होगा वो आ जाएगा, साइन 0 है ना, साइन 0 इंटू एन कैफ, यह आएगा साइन पाई। तो साइन 0 की बात करो चाहे साइन पाई की बात करो, दोनों वैल्यू 0 ही होती हैं। तो 0 है वो इन सबसे गुणा होके 0 वेक्टर बन जाएगा। तो जब सदिश समांतर होते हैं, कभी भी जब दो सदिश समांतर होते हैं, समांतर का मतलब संरेख भी हो सकते हैं, संरेख को समांतर कहते हैं अपन लोग, है ना। संरेख होते हैं तो भी उनके बीच में कोण 0 पाई होता है ना, और समांतर होते हैं तो भी उनके बीच में कोण 0 पाई होता है। तो समांतर और संरेख वाली दोनों केसेस के अंदर अगर ये बात अपने को कही जाती है कि दो सदिश समांतर हैं फिर संरेख हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि उन सदिशों का जो सदिश गुण है वो कितना है, 0 है, 0 सदिश है। पहले केस की बात आपको समझ में जब आती है तो दूसरे केस की बात अपन लोग करते हैं। जब सदिश समान हो, अब देखो स्टूडेंट जब समान सदिश की बात आ जाती है तो इसके अंदर तो जैसे मैंने इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग भी दिखा सकता हूं, मैं इनके ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड अलग अलग भी दिखा सकता हूं, है ना, लाइक पैरेलल में अनलाइक पैरेलल में। सिर्फ इसमें तो लाइक पैरेलल में थीटा 0 करना है, अनलाइक में थीटा पाई करना है। मैग्नीट्यूड के बारे में कोई निश्चितता नहीं है, समान भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन जब अपन लोग बात करते हैं समान सदिश की, तो अपन ने पढ़ा था कि जब कोई दो सदिश समान सदिश होते हैं तो उनमें
मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। डायरेक्शन सेम होती है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है, वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस केस में थीटा केवल 0 पाया जाएगा, 0 डिग्री अपन लोग कह सकते हैं, 0 रेडियन अपन लोग कह सकते हैं, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ये लो, जब समान सदिश की बात करते हैं तो दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे और उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो उस केस में अगर अपन लोग ए क्रॉस बी की बात करें, ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए ही हो गया तो एक तरह से, तो कितना आ जाएगा ये, जैसे ए क्रॉस ए की बात करें तो ए का मोड साइन 0 एन कैप, तो ए क्रॉस ए कितना होता है, 0 वेक्टर होता है आपका, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा ना। यही कारण है कि स्टूडेंट जैसे आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस करते हो तो 0 आ जाता है, जे कैप का जे कैप के साथ क्रॉस करते हो तो 0 आ जाता है, समान सदिश हो गया ना वो। और के कैप का के कैप के साथ क्रॉस करते हो तो भी कितना आ जाता है, 0 वेक्टर आ जाता है। ये इसका रीजन है, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, चीजें काम में आती रहती हैं। जब दो केस की बात होगी तो अपन लोग केस नंबर 3 के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जब दोनों सदिश लंबवत हो, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत सदिश हो, परस्पर कैसे हो, परपेंडिकुलर वेक्टर हो, लंबवत सदिश हो। लंबवत सदिश होने का मतलब स्टूडेंट थीटा अब आपका π/2 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो π/2 हो जाएगा तो अपन लोग इस केस में जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए का मोड बी का मोड साइन π/2 और एन कैप। तो साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो ए का मोड बी का मोड और एन कैप आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अपन लोग जब दो सदिशों के लंबवत होने के केस में जब क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं तो वो ए का मोड बी का मोड एन कैप हो जाएगा। अब स्टूडेंट जैसे अपन लोग आई क्रॉस जे करना चाहें, आई क्रॉस जे, तो दोनों लंबवत एकांक सदिश हैं, है ना। तो आप लोग जैसे एक काम करिए, आई कैप जे कैप के कैप आपको पता ही कौन होते हैं। आई कैप होता है ओ एक्स की दिशा में एकांक सदिश, जे कैप होता है ओ वाई की दिशा में एकांक सदिश, और के कैप होता है ओ जेड की दिशा में एकांक सदिश। तो आप लोग अपने फिर से कोने को पकड़िए कमरे के, और वहां पे ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। अब जैसे आप आई का जे के साथ क्रॉस करते हो, आई का जे के साथ एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस कीजिए आप लोग, आई का जे के साथ एंटी क्लॉकवाइज। ये आप लोग इसमें आई कैप ले लीजिए, ये जे कैप ले लीजिए और ये ऐसे के कैप ले लीजिए। अब आई और जे का क्रॉस करेंगे तो दोनों लंबवत हैं, तो आई का मोड जे का मोड साइन 90, और इस तल के लंबवत एकांक सदिश आपको लिखना वो होगा के कैप। तो आई क्रॉस जे करना चाहे तो आई कैप का मोड जे कैप का मोड जैसे मैं भी आपको दिखा रहा था, ये जो है वो इसमें ऐसे है, इस तरह से। तो आई क्रॉस जे, आई कैप का मोड जे कैप का मोड साइन π/2 और इनटू में इस तल के लंबवत एकांक सदिश होता है के कैप। तो ये 1 1 ये 1 तो यह जाएगा के कैप। तो आई क्रॉस जे है वो के कैप होता है। लेकिन अगर जे क्रॉस आई की बात करें तो आपको पता ही है क्या होना है, माइनस का के कैप हो जाएगा ये, क्योंकि आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, जे क्रॉस आई करेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज होते ही जो के कैप जो था वो एन कैप जो एकांक सदिश हो माइनस का के कैप हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का के कैप लिखा जाएगा फिर, तो माइनस का के कैप लिखते ही माइनस का के कैप आ जाएगा। और वैसे भी अपन लोगों ने देख लिया कि इनका अगर अपन लोग इनको इंटरचेंज करेंगे तो उधर माइनस का फर्क आ जाएगा। तो जे क्रॉस आई है वो माइनस का के कैप होगा। ऐसे ही अगर आप लोग जे और के का क्रॉस करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो जे क्रॉस के करेंगे तो जे कैप का मोड के कैप का मोड साइन π/2 और अब इस तल के लंबवत एकांक सदिश होगा आई कैप। तो ये 1 1 1 और वो आई कैप आ जाएगा। तो जे क्रॉस के है वो आई कैप आ जाएगा। लेकिन अगर के क्रॉस जे की बात करें
तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो ये माइनस आई कैप होगा। ऐसे अगर मान लो के कैप क्रॉस आई कैप की बात करते हैं, के कैप क्रॉस आई कैप की, तो के कैप क्रॉस आई कैप क्या बनने वाला बताओ? के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप का मोड आई कैप का मोड, बीच में एंगल 90, और इस तल के लंबवत एकांक से होगा जे कैप 111, तो ये आ जाएगा जे कैप। तो यहां से अगर मैं आई क्रॉस के की बात करूं ऐसे, अपन लोग इस पूरे सिस्टम को याद रखने के लिए इस सर्किल का फॉलो कर लेते हैं। हाँ, अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो वो प्लस में आएगा। जैसे आई क्रॉस जे की बात करेंगे तो क्या आएगा? जे क्रॉस के की बात करेंगे तो आई आएगा, और के क्रॉस आई की बात करेंगे तो वो जे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यही क्लॉकवाइज स्थिति बनती है, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आएगा, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस का क्या आएगा। तो आप लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में करेंगे तो प्लस में लिखा जाएगा आगे वाला, और क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करेंगे तो उसमें लिखा जाएगा आगे वाला तो लिखा जाएगा, लेकिन वो माइनस का लिखा जाएगा। तो अपन लोग इस पूरी जो जो चर्चा है अपनी, ये वाली लंबवत वाली जो चर्चा है, उसको अपन लोग इस सर्किल के अंदर इस माध्यम से अपन लोग याद रखते हैं, तैयार रखते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ रखा है पहले से। तो ये तीसरा केस था कि हमारे जो दोनों सदिश हो कैसे हो, लंबवत हो। तो लंबवत होने वाली स्थिति भी आप लोगों के सामने मैंने स्पष्ट कर दी है। यही स्थितियां इसमें मेहनत आती हैं, मुख्यतः ये चीजें काम में लेनी होती है। अब मैं आपको आगे की जो कड़ियां हैं वो बताऊं, तो आगे की कड़ियों में अपन लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो कड़ियां हैं उनमें बात करें कि सदिश गुणनफल जो है वो उसमें कौन कौन से जो गुणधर्म है उनका पालन होता है, उनके ऊपर अपन लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। तो एक तो क्या है कि सदिश गुणनफल है वो कर्मनिमेय गुणधर्म का पालन नहीं करता, ऐसा अपन लोगों ने देखा है, पढ़ा है, समझा है। सदिश गुणनफल के गुणधर्म में मोटी मोटी जो बातें हमारे काम में आती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जैसे मैं आपको कह रहा हूं, सदिश गुणन जो है वो कर्म विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। कर्म विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। नहीं करता, पहली बात ये हमने सीख ली, ये बात हम कर चुके हैं। दूसरा है कि अदिश राशि के साथ साचरी का पालन करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है, स्केलर के साथ साचरीयता का पालन करता है। अदिश के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है। इसका क्या मीनिंग है कि जैसे मान लो एक अदिश राशि है एम, तो एम ए क्रॉस बी, एम इंटू ए क्रॉस बी, मतलब आप इस एम को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अदिश राशि को आप कहीं पे भी एडजस्ट कर दीजिए, तीनों चीज आपको बराबर मिलेंगी। दो अदिश राशि मान लो, दो जगह दो अदिश राशि हैं, लेमडा ए क्रॉस म्यू बी, तो आप लेमडा और म्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए क्रॉस बी कर दीजिए, और चाहे आप म्यू ए, ये चीजें सेम आपको मिलने वाली हैं स्टूडेंट।
तो अदिश राशि के साथ ये शास्त्रीयता का क्या करता है, पालन करता है। दूसरा है, तीसरी बात है कि बंटनता का इसमें पालन होता है। बंटनता, बंटन गुणधर्म का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। कैसे? जैसे ये दो सदिश जोड़ के रूप में लिखे हुए हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो अपन लोग इसमें बांट सकते हैं क्रॉस को अलग अलग। तो ए क्रॉस बी प्लस लगा के ए क्रॉस सी, तो इनका भी हमको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये बेसिक सी बातें हैं, कुछ इनका एप्लीकेशन होता रहेगा, आगे अपन लोग चर्चा करेंगे। घटकों के पदों में सदिश गुणा, क्रॉस प्रोडक्ट of the vectors when the vectors are given in component form। जब सदिश घटकों के रूप में दिए हुए हों तो सदिश गुणा कैसे ज्ञात किया जाता है। मेरे कहने का मतलब आपसे ये है स्टूडेंट, कि जैसे आपको एक सदिश ऐसे दे रखा है, ये कंपोनेंट के पदों में है सदिश, ये बात आप जानते हो। A1i A2j A3k, B1i B2j और B3k। मान लीजिए कि ये आपको दो सदिश दे रखे हैं, माना ये क्या है, दो वेक्टर हैं ए और बी। जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो कि ये जो वेक्टर हैं ये कंपोनेंट के फॉर्म में आप लोगों को मैंने लिख के दे रखे हैं। अगर अपन लोग इनका क्रॉस प्रोडक्ट करें, ए क्रॉस बी करें, A1i प्लस A2j लिख लिए अपने सदिश। आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करो, शास्त्रीयता का भी पालन करो। A1 B1 आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा स्टूडेंट। फिर A1 B2, हमारा ये राउंड भी हमें बना लेना चाहिए क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी अब। हाँ, तो A1 B1 आई क्रॉस आई जीरो, A1 B2 आई क्रॉस जे के आ जाएगा। फिर A1 B3 आई क्रॉस के क्लॉकवाइज घूम गया भैया, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज माइनस का जाएगा। A1 का नंबर पूरा हो गया, A2 का नंबर स्टार्ट करो। A2 B1 जे क्रॉस आई में फिर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो माइनस का के क्या पाएगा। फिर A2 B2 जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा। फिर A2 B3 जे क्रॉस के आई आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है। A2 का नंबर भी पूरा हो गया। अब A3 का नंबर शुरू करो। A3 B1 के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज जे आ जाएगा। A3 B2 के क्रॉस जे A3 B2 के क्रॉस जे उल्टा माइनस का आई आएगा। और A3 B3 के क्रॉस के जीरो हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, इसमें से और इसमें से आई कॉमन ले लो आप, तो A2 B3 माइनस A3 B2, इसमें से और इसमें से, सॉरी इसमें से नहीं, इसमें से और इसमें से माइनस का जे कॉमन ले लो आप,
और इसमें से के कॉमन ले लो आप। A1 B2 ये स्टूडेंट अपन ने ए और बी सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करके देखा पूरी प्रक्रिया से। होता क्या है स्टूडेंट, ये जो अपन ने निकाला है ना ये वैल्यू इस सारणी के मान के बराबर होता है। A1 A2 A3 ये जो आपने निकाला है पूरी प्रक्रिया से ये इसके बराबर होता है। देखो I इंटू इसको छोड़ो A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस का J इंटू A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस का K इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 आता है ना। देखो ये वाला वैल्यू जो है इसके बराबर आता है। इसलिए जब विद्यार्थियों को A क्रॉस B निकालने के लिए सिखाया जाता है तो टीचर सीधा ही ये सिखा देता है, इस प्रक्रिया से उसको नहीं गुजारता और कहता है कि एक काम करो और तुम आई जे के लिख दो, पहले वाले सदिश के अंदर जो गुणांक है आई कैप जे कैप के कैप के वो यहाँ लिख दो, और दूसरे वाले सदिश में जो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक वो यहाँ लिख दो। अगर कोई गुणांक मिस है तो उसको 0 इंटू करके आप लोग मैनेज करो, 0 इंटू करके, है ना। तो इस तरह से अपन लोग क्या कर सकते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणा इस तरह से अपन लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाली चीज भी तुमको समझ में आ गई होगी। छोटा सा क्वेश्चन करना चाहो तो कर लो आओ, है ना। ए वेक्टर बराबर ये दे रखा है ये है पहले तो एक छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर है तब ए क्रॉस बी ज्ञात करो। एन कैप भी ज्ञात करो। ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत मात्रक सदिश की तीन चीज ज्ञात करनी है तुमको। एक, दो, तीन, एक और कह देते हैं चलो क्यों न एक पर्सन के साथ इसके जितने भी छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं वो सारे हम लोग कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी करते हैं सबसे पहले तो निकालो, देखें आप ए क्रॉस बी निकालो। आप लोग ए क्रॉस बी करो, देखें कितना आता है आपके। करना आता है क्या, देखें। किया ऐसे आई जे के 1 1 माइनस 1 2 1 1 आई कैप के इंटू में इसको छोड़ो 1 प्लस 1 2, इसको छोड़ो 1 प्लस 2 3, इसको छोड़ो 1 माइनस 2 माइनस 1। ये स्टूडेंट एक सदिश राशि आपको प्राप्त होनी थी, प्राप्त हो गई। ठीक है, पहला काम हो गया। ए क्रॉस बी का मोड निकालो, तो इसका मोड निकाल लो। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस ए कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। 2 का वर्ग 4 माइनस 3 का वर्ग 9 माइनस 1 का वर्ग 1, ये अंडरूट 14। एन कैप ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत मात्रक सदिश
अब देखो स्टूडेंट, एन कैप ये होता है, होता है ना। एक साइड में निकालना चाहते हो तो प्लस का चिन्ह ले लो, दोनों निकालना चाहते हो दोनों साइड के, ऊपर आगे और पीछे, क्योंकि दो साइड होती है सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत, आप अप भी ले सकते हो और उधर बैक भी ले सकते हो, है ना। तो क्या आएंगे, प्लस माइनस ए क्रॉस भी आपका ये रहा, बटे इसका मापांक आपने 140 निकाल रखा है। अब क्या लिखा है स्टूडेंट, ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत 9 परिमाण वाला सदिश, तो सुनिए, ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत 9 परिमाण वाला सदिश कैसे निकलेगा। तो कोई भी सदिश निकालते हैं, किसी भी दिशा में कोई सदिश निकालते हैं तो हमें उसका परिमाण चाहिए होता है और उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। तो ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत मान लो के परिमाण वाला कोई सदिश निकालना हो, के परिमाण वाला, तो वो कैसे निकलेगा, सदिश का परिमाण, सदिश निकालना तो सदिश का परिमाण आएगा इनटू इनटू उसकी दिशा यूनिट वेक्टर। अब दिशा के तरह ए सदिश बी सदिश के तल के लंबवत है, तो ए सदिश बी सदिश के तल के लंबवत यूनिट वेक्टर कौन होता है, एन कैप। तो एन कैप ऐसे आ जाएगा, के इंटू एन कैप। तो एन कैप का वैल्यू ये होता है प्लस माइनस में। तो स्टूडेंट कभी भी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछे ना, ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत के परिमाण वाला सदिश निकालो, तो आप लोग इस चीज का फॉलो कर देना, प्लस माइनस के इंटू ए क्रॉस बी बटे ए क्रॉस बी का मोड। तो जैसे आपको ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत 9 परिमाण वाला सदिश चाहिए, तो यहाँ पे आप एन कैप तो आपका निकाला हुआ है ही, इसको 9 से गुणा कर दो, इसको 9 से गुणा कर दो, तो इसका क्या उत्तर आ जाएगा, इस चीज का उत्तर क्या आ जाएगा, 9 इंटू ये वाला, प्लस माइनस पे लगा दो, तो स्टूडेंट ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया है यहाँ पे। ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत जो है वो के परिमाण वाला सदिश अगर आपको निकालना हो, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ये वाली चीज सबसे महत्वपूर्ण है, इस चीज का फॉलो करना, इस पे प्रश्न आ जाता है, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। के परिमाण वाला सदिश निकालना, इस सदिश बी सदिश के तल के लंबवत, तो सदिश निकालने का तरीका होता है उसका परिमाण इंटू उसके दिशा में यूनिट वेक्टर। तो परिमाण आपका के है और ए सदिश बी सदिश के तल के लंबवत जो यूनिट वेक्टर होता है एन कैप होता है, तो परिमाण के इंटू एन कैप मैंने लिखा है, और एन कैप का जो वैल्यू हो प्लस माइनस में होता है ये आप लोगों का। तो इस तरह से इस चीज का ये एक फॉर्मूला बन गया है, एक कंसेप्ट बन गया है, इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चंस को कर लेते हैं। स्टूडेंट, दो सदिशों के बीच के जब कोण की बात करते हैं, कोण की, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों से निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जैसे अपन लोगों ने ए डॉट भी पढ़ा था, ए का मोड, ये पढ़ा था, ए का मोड बी का मोड कोस थीटा। तो स्टूडेंट यहां से भी एंगल निकल सकता है अपना, कोस थीटा जो आता है वो आता है ए का ए डॉट बी बटे ये कोस थीटा। अभी भी अपन ने एंगल की बात कर रहे थे हम लोग, तो ए क्रॉस बी का जो मोड है वो ए का मोड बी का मोड साइन थीटा होता है। यहां से भी हम लोग जो साइन थीटा है वो निकाल सकते हैं, एंगल का साइन निकाल सकते हैं। इसका भाग लगा दो, थोड़ा सा अगर डॉट और क्रॉस के अंदर अगर आपस में रिलेशन देखना चाहें तो देखो क्या बनता है। ए क्रॉस बी के मापांक अगर मैं स्क्वायर निकालना चाहूं तो क्या आएगा, देखो इसका स्क्वायर करो,
ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा इसको और बढ़ाना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको अंदर गुणा करो, यहां आ गया, ये आगे आएगा, ये यहां और यहां दोनों जगह गुणा हो गया। ये स्टूडेंट ए डॉट बी का होल स्क्वायर है। तो ये एक बहुत ही गजब की चीज आप लोगों को देखने को मिली। कई बार क्या है कि हमें दोनों सदिशों के मापांक पता होते हैं, डॉट प्रोडक्ट का मान पता होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के मापांक का मान भी निकाल सकते हैं। कई बार हमें क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक पता होता है, दोनों के अलग अलग मापांक पता होते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। स्टूडेंट इस चीज को मैं ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकता हूं। एक डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकता हूं मैं इनको। देखो ऐसे भाई, ये देखो आप लोग जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। कैसे? ए डॉट ए के मापांक का स्क्वायर इंटू बी डॉट बी के मापांक का स्क्वायर, तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये तो होता है सारणी का मान निकालते हैं। तो ये चीज और ये चीज सेम ही चीज है, सारणी के रूप में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज भी तुमको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एंगल की बात भी हमारे बीच में यहाँ हो गई। ए क्रॉस बी और ए डॉट बी के अंदर जो रिलेशन होता है आपस में, जो एक दूसरे से कनेक्टेड जो रिलेशन होता है, इंटरकनेक्टेड जो करता है दोनों जो प्रोडक्ट को, वो आपका रिलेशन ये वाला है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखने का रिलेशन है। कंटेंट चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। कंटेंट अगर आपको अच्छे से तैयार है तो फिर क्वेश्चंस करने में कहीं कोई समस्या नहीं होती है। बहुत ही इजी टॉपिक आप लोगों का ये वेक्टर वाला टॉपिक होता है, अगर आपको कंटेंट अच्छे से आता है तो। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब अपन ने ये सीखा तो अब अपन लोग जानना चाहेंगे कि यार ये जो ए क्रॉस बी जो है, सदिशों का जो सदिश गुणनफल है, उसकी ज्योमेट्री में भी कोई व्याख्या है क्या? ये ज्योमेट्री में भी किसी चीज को बताता है क्या? इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों के सदिश गुणनफल की ज्यामिति के अंदर क्या व्याख्या है, इसके ऊपर बात करें। दो सदिशों के सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। आओ सीखें। मान लीजिए स्टूडेंट, आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी। माना ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, दो सदिश हैं। ये जो सदिश हैं ये कैसे हैं? दो अशून्य व असमांतर सदिश हैं, जिनके मध्य का कोण थीटा है।
ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुमको उस बात का ज्ञान है या नहीं है। देखो, ये एक ट्रायंगल जब अपन लोग बनाते हैं, है ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या तरीका है, आपको आता है? इसका एरिया स्टूडेंट देखो इतने तरीकों से निकाल सकते हैं हम लोग। जो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, उसी चीज का एप्लीकेशन करूंगा। 1/2, इसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड है ना, ये जैसे आसन भुजा जिनको बोलते हैं, वो ले लो आप, उनकी मेजरमेंट ले लो। जैसे आपने एबी और ए से आसन भुजा ले ली, तो इनके बीच का कोण ले लो, उसका साइन ले लो आप। ऐसे करने से इसका एरिया आ जाता है। या जैसे आपने ये वाली भुजा ले ली, बी ए और बी सी, तो इस कोण का साइन ले लो। या जैसे आपने ये और ये भुजा ले ली, तो इस कोण का साइन ले लो। तो इस तरह से हम लोग कोई ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। हालांकि ये फॉर्मूला जो है वो भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकलता है। देखो, अगर आपका मन कर रहा हो तो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो ये कोण थीटा है ना, और ये आप लोग इसका एरिया निकालना चाहते हो, ये हाइट हो गई इसकी। जैसे अपन ने यहाँ पे लंब डाला ना, तो जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाले हैं, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ए बी गुणा एच। ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तुम इसमें साइन लो इसका। सी एल ए जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सी एल ए में साइन लो, साइन थीटा। लंब एच बटे कर्ण ए सी, तो एच आ गई ए सी साइन थीटा। ये देख लो आप, ये भुजा इंटू ये भुजा इंटू इसके बीच के कोण का साइन, ये तो लिया जा रहा है। ऐसे आप लोग यहां से इस पे लंब डाल सकते हो, यहां से इस पे लंब डाल सकते हो, तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो ये तुमको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। पता लग गया? 1/2, कोई भी दो आसन भुजा लो, उनका गुणनफल करो और उनके बीच के कोण का साइन लो। इस तरह से ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ज्यामितीय व्याख्या करने से पहले हमें आपने ये जानकारी क्यों दी है। इसका मतलब इसका उपयोग इसके अंदर होने वाला है। आइए, ये स्टूडेंट आपके दो वेक्टर हैं, जो आपने लिए हैं, नॉन जीरो हैं, नॉन पैरेलल हैं, और बीच का कोण तुमने थीटा इनके लिया है। ऐसा ही तो है भाई, आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश लिए हैं, शून्य हैं और नॉन पैरेलल हैं, और बीच का कोण थीटा है। आप लोग सदिश गुणा की ज्यामितीय व्याख्या करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। आप लोग यहाँ पे एक काम करिए, समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लीजिए। इसके बराबर लंबाई का रेखाखंड खींचिए यहां से इसके पैरेलल, इसके बराबर लंबाई का रेखाखंड खींचिए यहां से इसके पैरेलल। ये लो, समांतर चतुर्भुज बन गया। एसी वेक्टर की अगर बात करूं तो बी वेक्टर है, बीसी वेक्टर की बात करूं तो ए वेक्टर है। ये इक्वल वेक्टर है, बीसी और ओ इक्वल वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, दिशा सेम है। ओबी वेक्टर और एसी वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, दिशा सेम है। आपने क्या किया, आपको दो सदिश दे रखे थे ए और बी, उनके मध्य का कोण थीटा दे रखा था, आपने एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण अपनी तरफ से कर लिया। ओके, इसका आप लोग एक विकर्ण भी खींच सकते हैं, डायगोनल भी खींच सकते हैं इसका। ये खींचा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या पढ़ रखा है। ए क्रॉस बी का मापांक पढ़ रखा है हमने। क्या पढ़ा? ए का मोड, बी का मोड, साइन थीटा पढ़ रखा है ना, ये पढ़ रखा है। अगर मैं ट्रायंगल ओएबी का एरिया निकालना चाहूं यहां पे, तो क्या आएगा? देखो, ट्रायंगल ओएबी, ओएबी
एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, तो आएगा 1/2 OA इंटू OB, अभी आपको बताया था मैंने, और बीच के कोण का साइन। OA स्टूडेंट ए का मोड है, OB स्टूडेंट बी का मोड है, और ये साइन थीटा। स्टूडेंट अगर इस दो को मैं इधर ले आऊं तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये स्टूडेंट ए क्रॉस बी का मोड हो जाता है। और अगर इस ट्रायंगल OAB के एरिया के डबल की बात करें तो वो इस समांतर चतुर्भुज का एरिया हो जाता है, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है, क्योंकि पूरे समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल का दुगुना होता है। ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज बनते हैं इसके अंदर। तो इसका जितना एरिया होता है उतना एरिया इसका होता है, तो इसके एरिया दुगुना करते इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस बी का मोड बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस तरह से आपने एक चीज समझी कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का जो मापांक होता है, मापांक वो उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को बताता है जिसकी ये दोनों आसन भुजाएं हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर इस समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाएं हैं। और आपने ये सीखा कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का मापांक उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को बताता है जिसकी आसन भुजाएं उन दोनों सदिशों के द्वारा रिप्रेजेंट है। ठीक है। और अगर ए क्रॉस बी का मापांक हटा देंगे तो फिर अपन लोग इसको सदिश क्षेत्रफल बोल देंगे। ए क्रॉस बी क्या है, उस समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल है जिसके आसन भुजाएं ए सदिश और बी सदिश द्वारा निरूपित हैं। इस तरह से हमने सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या की। एक चीज हमने ये और देखी कि जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की दो आसन भुजाएं हमारे पास हैं, तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे, 1/2 और इन आसन भुजाओं के सदिश गुणनफल के मापांक का आधा। देखो ये वाली चीज, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल की दो आसन भुजाएं अगर हमारे पास हैं, ये दोनों आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाले सदिश अगर हमारे पास हैं, तो हम लोग उस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे, 1/2 उन आसन भुजाओं को व्यक्त करने वाले सदिशों का सदिश गुणनफल का मापांक का आधा। 1/2 गुणा आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मोड। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने यहां पे क्या क्या सीख लिया। अगर आपको एक ट्रायंगल की दो आसन भुजाएं पता है तो आप लोग क्या करें, उन आसन भुजाओं का एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट कर लें और मापांक लगा दें और आधा कर दें, वो उस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अगर आप लोग उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं जिसके आसन भुजा आपके पास है, ए सदिश और बी सदिश द्वारा व्यक्त है, तो आप लोग क्या कीजिए, उन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट का मान निकालिए और फिर मापांक निकाल लीजिए, तो आपको उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा जिसके आपको आसन कोण पता है। तो ये दोनों बातें जब आपको समझ में आ जाती है तो मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा। जैसे यहां पर तो मैंने आपको क्या कहा कि ट्रायंगल की आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर आपके पास हैं, तो आप लोग उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये आपने सीखा। क्या सीखा, आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स के सदिश गुणनफल के मापांक का आधा, ऐसे करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। मैं अगर आपको आसन भुजाएं न देकर, त्रिभुज के अंदर आसन भुजाओं को निरूपित करने वाला सदिश न देकर, मैं आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों की अगर स्थिति सदिश देता हूं तो उस केस में आप लोग उसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे वो सुनिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जब त्रिभुज के शीर्षों के, इसमें त्रिभुज का कोई नाम निकाल देते हैं अपन शुरू में, एक नाम दे देते हैं इसको। जब त्रिभुज के शीर्षों
इनके पोजीशन वेक्टर क्रमशः है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उसके शीर्षों के सदिश रखे हैं। शीर्षों के सदिश हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष होते हैं। ये तुमको दे रखे हैं स्टूडेंट। ये चीजें तुमको दे रखी हैं और आपको इसका एरिया पूछा गया है। तो आप लोग क्या करो, इसकी कोई भी दो आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर निकाल लो। जैसे ए बी वेक्टर निकाल लो, ओ बी माइनस ओ ए करके, क्योंकि आपको ओ ए ओ बी ओ सी तो ज्ञात है ही ना इसमें दिए हुए। ये दिया हुआ है। ए बी निकाल लो, ओ बी बाकी ओ ए करके, ओ बी में से ओ ए घटा देना, ओ सी बाकी ओ ए। ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर निकाल लो, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया कई तरीके से लिखा जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जैसे मैं आपको कह रहा था 1/2। अगर आप इसको ये और इसको ये दिशा दे देते हो तो ऐसे आ जाएगा। इसको ये दिशा देते हो तो एंटीक्लॉकवाइज में आ जाएगा 1/2 बीसी क्रॉस बी है, बीसी क्रॉस बी है। अगर ये और ये दिशा दे देते हो तो, अगर ये और ये दिशा दे देते हो तो 1/2 सी ए क्रॉस सी बी आ जाएगा। देखो मैंने ये बातें इस तरह से की हैं, ये दिशा दे दी और इनका एंटीक्लॉकवाइज क्रम में करना है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, या ये एंटीक्लॉकवाइज हो जाएगा बीसी क्रॉस बी है, या ये हो जाएगा एंटीक्लॉकवाइज में 1/2 सी ए क्रॉस सी बी। ज्यादातर हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इस तरह से दिशा दे देते हैं और एरिया हम लोग इसका निकाल लेते हैं। एंटीक्लॉकवाइज क्रम में क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक का आधा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, 1/2 बी सी क्रॉस बी है, 1/2 सी ए क्रॉस सी बी। सब तीनों एंटीक्लॉकवाइज है, वो भी एंटी, ये भी एंटी और ये भी एंटी। तो हम लोग इस ऊपर वाली चीज का उपयोग करना सीखेंगे, इस चीज का उपयोग करना सीखेंगे। इनको भी मिटा देते हैं और इसी का उपयोग कर लेते हैं केवल एक। आ जाओ, बोलो जी। ए बी वेक्टर बी माइनस ए आ जाएगा, ये दिया हुआ से, ये सी माइनस ए आ जाएगा दिया हुआ से, दिया हुआ से। वो चीजें दे रखी है आपको तो ये घटा के ये निकाल लो आप। ए बी लिख दो, ए सी लिख दो, और अब आगे बढ़ो। बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, माइनस ए क्रॉस सी और प्लस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो। इसको तुम बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस भी लिख दो तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है। इस ए क्रॉस ए को माइनस सी क्रॉस ए लिख दो तो प्लस का हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस रूप में पढ़ते हैं। जब त्रिभुज के शीर्षों की सदिश हमारे पास है एबीसी, तो हम लोग उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोग ये काम करेंगे तो एरिया प्राप्त हो ही जाएगा। आप ए बी निकालिएगा, ए सी निकालिएगा, आप लोग ये दोनों सदिश निकाल लीजिए आराम से घटा के। ओ ए ओ बी ओ सी दे रखा होगा, ये घटा के निकाल लीजिए इनका फिर आप लोग सारणिक से क्या कर लीजिए, जैसे दोनों चीज आ जाएंगे ना तो आप इनका आई जे के लिख के इनका सारणिक से क्या कर लीजिए, ए बी क्रॉस ऐसे कर लीजिए और उसका फिर मापांक निकाल लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, वो एरिया आ जाएगा। प्रैक्टिकल काम तो ये है, और ये अपने फॉर्मूले के रूप में इसको पढ़ लिया। अब मैं स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा। अगर मान लो ये तीनों बिंदु जो हैं जिनसे त्रिभुज का निर्माण हो रखा है, अगर ये बिंदु सरेख हो, यदि बिंदु एबीसी सरेख हो, सरेख हो,
कोलिनियर हो, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है ना स्टूडेंट, वो शून्य हो जाएगा। शून्य होने के पीछे कारण ये कि ये सदिश जीरो वेक्टर आएगा, ये सदिश जीरो वेक्टर आएगा, ये सदिश जीरो वेक्टर आएगा, सदिश के रूप में लिखा जाएगा तो सदिश जीरो वेक्टर आएगा। मापांक के रूप में लिखा जाएगा तो इसको यूं कहेंगे। भाई जब तीनों सदिश संरेख हो जाएंगे तो फिर ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, तो एरिया जीरो हो जाएगा। तो एरिया जीरो हो जाएगा, तो मापांक के रूप में लिखेंगे तो सिंगल जीरो लगा के लिखेंगे, और वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो कहेंगे कि जीरो वेक्टर आ जाएगा ये। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने आज ये सीखा कि जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के सदिश हमारे पास हैं तो हम लोग उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। हमने ये सीखा कि त्रिभुज की आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर हमारे पास हैं तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। हमने ये सीखा कि समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं को व्यक्त करने वाले सदिश हमारे पास हैं तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, हमने सीखा। एक चीज और सीख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकिरणों को निरूपित करने वाले सदिश अगर हमारे पास हैं तो फिर उसका एरिया कैसे निकालेंगे। आइए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब उसके विकिरणों को निरूपित करने वाले सदिश दे रखे हो, जब उसके विकिरणों को निरूपित करने वाले सदिश दे रखे हो, यहां पे तो समांतर चतुर्भुज की बजाय आप चतुर्भुज का भी एरिया निकाल सकते हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज भी लिखने की जरूरत नहीं है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब इसके विकिरणों को निरूपित करने वाले सदिश आपके पास हो उसमें समांतर चतुर्भुज भी आ जाएगा। ये लो, रिप्रेजेंट करने वाले विकिरणों को रिप्रेजेंट करने वाले सदिश आपके पास है, D1 वेक्टर और D2 वेक्टर, डायगोनल के हिसाब से, डायगोनल के हिसाब से। देखो स्टूडेंट, ये एक चतुर्भुज है। अच्छा, इसके जो डायगोनल हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर आपको पता है, ये D1 और ये D2, ये तुमको पता है। ये दिया हुआ है तुमको, AC वेक्टर और BD वेक्टर तुमको दे रखे हैं। अब देखो इसका एरिया अपन लोग निकालते हैं। चतुर्भुज ABCD का सदिश क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। सदिश क्षेत्रफल, वेक्टर एरिया। तो मैं एक काम करूंगा स्टूडेंट, एक तो ये जो त्रिभुज है ना तुम्हारा, एक तो तुम्हारा त्रिभुज ACD का एरिया जोड़ देते हैं। ACD का एरिया, इसके एरिया में ये ACD, इसमें जोड़ देते हैं ABC का एरिया। देखो इसमें ACD ये वाला त्रिभुज ले लिया तो इसमें ABC का एरिया जोड़ दो, या फिर जैसे तुमने ABD ले लिया तो उसमें BCD का एरिया जोड़ दो। वो तो कैसे कर लो, ACD का एरिया प्लस ABC का एरिया, ACD का प्लस ABC का, ध्यान दे ले। ACD का एरिया और ABC का एरिया जोड़ेंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ACD का एरिया कैसे निकालोगे, ACD का एरिया 1/2 इसकी आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर AC वेक्टर और AD वेक्टर, ये लो, ये लो, AC और AD का क्रॉस प्रोडक्ट का आधा वेक्टर एरिया की बात हो रही है। फिर ABC एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 AB क्रॉस AC। कर सकते हैं ना ऐसा। चलो अब ऐसा करते हैं यार स्टूडेंट, इसमें इस AC को कॉमन लेना चाहता हूं मैं, तो इस AC को माइनस AC लिख दो आप।
इसको माइनस लगा दो यहां और AC क्रॉस AB लिख दो। स्टूडेंट आप इसको 1/2 इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 AC क्रॉस। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोलोगे तो ये चीज मिलेगी AC क्रॉस AD माइनस AC क्रॉस AB। अब देखो स्टूडेंट क्या है AD माइनस AB क्या है, AD माइनस AB क्या है, त्रिभुज ADB से देखो आप, त्रिभुज ADB से त्रिभुज नियम लगाओ AB प्लस BD, देखो AB प्लस BD बराबर AD, तो यहां से BD कितना आएगा देखो AD बाकी AB। देखो त्रिभुज नियम लगाया AB प्लस BD बराबर AD, जैसे BD आ गया AD बाकी AB, AD बाकी AB क्या बन गया BD बन गया 1/2 AC क्रॉस BD। ये आपने देखा AC और BD D1 D2 है। ये लो सदिश क्षेत्रफल की बात जहां तक थी वो ये हो गई, और क्षेत्रफल की बात करें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वो आ जाता है D1 क्रॉस, इसका मापांक ले लो और क्या 1/2 D1 क्रॉस D2 का मोड। ज्यादातर इसमें क्या सवाल समांतर चतुर्भुज का पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकिरणों को निरूपित करने वाले सदिश ये और ये हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना, वो जो विकिरणों को रिप्रेजेंट करने वाले सदिश तुम्हारे पास हैं उनका सदिश गुणा करो और मापांक लो और आधा कर दो, वो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आपको इतना सा काम करना है यार। सदिश गुणा तो ज्ञात करना आ ही गया ना, सदिश गुणा ज्ञात करना आ गया, पहले क्वेश्चन में सिखा दिया कि सदिश गुणा कैसे करते हैं, ये चीज पता लग गई ना। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को रिप्रेजेंट करने वाले सदिश I माइनस जे प्लस के और 2I माइनस जे प्लस 2k हैं, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो आपको ये जो विकर्ण को रिप्रेजेंट करने वाले सदिश दे रखे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, करना आता है, मापांक लो, मापांक लेना आता है और उसका आधा कर दो, उसका एरिया आ जाएगा। अच्छा ठीक है, एक ऐसा प्रश्न पूछेगा एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाले सदिश I प्लस जे प्लस के और I माइनस जे माइनस के हैं, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो आपको क्या करना है, आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाले सदिश दे रखे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो और मापांक ले लो, बस उतना ही हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। क्योंकि अपन ने सीखा है कि समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर अगर आपके पास हैं तो आप लोग उसका एरिया कैसे निकालोगे, उनका आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो, मापांक लो, बस इतना ही। अगर आपको एक त्रिभुज की आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर दे रखे हैं तो क्या करना है, तो आपको उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मापांक लेना है और उसका आधा कर देना है, तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के सदिश दे रखे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, पहले दो आसन भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाले सदिश निकाल लेंगे। जैसे आपको OA दे रखा है, OB दे रखा है, OC दे रखा है, आप AB निकालेंगे OB माइनस OA करके, आप AC निकालेंगे OC माइनस OA करके, ऐसे दो सदिश आपके पास प्राप्त हो जाएंगे AB और AC। फिर AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट करो और उसका मापांक लो और उसका फिर आधा कर दो। ऐसा करते आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी प्राप्त हो जाएगा जिसके शीर्ष के सदिश दे रखे हैं। ये कंटेंट अपन ने तीनों प्रकार के पढ़े, यहाँ पे तीनों चारों प्रकार के कंटेंट पढ़े, ये आपको आने चाहिए। कल हम लोग इसके ऊपर थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन और करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज अपन ने कंटेंट देखा है, कल अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पे करेंगे। आप लोग खुद भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, सारी थ्योरी के अंदर सब चीजें आप लोगों के पास आ गई हैं। तो अपन लोग अब नेक्स्ट चर्चा कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।